हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशन के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे। इस सेशन को मैं कहता हूं द स्टोरी टेलर। इसमें जो भी घटना है, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो कांस्टेंट हो, चाहे भारत का इतिहास, दुनिया का इतिहास, जियो पॉलिटिक्स, जो भी इश्यूज हो, हम कहानी के रूप में देखते हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे गृह युद्ध पे है जो तकरीबन 25 साल से भी ज़्यादा चलता रहा और अंततः इसी मई के महीने में आज से कुछ वर्षों पहले मतलब 2009 को उस गृह युद्ध का अंत हुआ। और ये गृह युद्ध जो था, हमारे नेबर जिनसे हमारे बहुत ही अच्छे संबंध हैं, और वो है श्रीलंका। ये था श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत और एक नए श्रीलंका का बनना। ये वही श्रीलंका है जो 1948 में आज़ाद हुआ और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद एक बहुत लंबे समय तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। आज हम लोग उसी के बारे में विस्तार से समझते हैं इस आज के स्टोरी टेलर सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा भी जितने सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, चाहे वो मैंने इस तरह का सेशन लिया था, ब्लैक फंगस क्या है, म्यूकोर माइकोसिस क्या होता है, ये सारे के सारे टॉपिक्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सरल सामान्य ढंग से मैंने इस टॉपिक को आपको समझाया था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा, मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छा मिलेगा। दोस्तों, आज इस दौर में जहाँ पे मैं और आप हैं, कभी मैंने और आपने सपने में नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा टाइम भी आएगा जब 1-1.5 साल तक हम अपने घर से बाहर निकलने के बारे में भी सोचेंगे। इस वक्त पे परेशान होना, नेगेटिविटी का आना, वरी होना, डिप्रेस होना, ये बहुत ही सामान्य रूप से देखा जा रहा है। तो मैंने सोचा एक सेशन हम लेते हैं और इस पर मैंने कल डिस्कशन किया था। अगर आप इस सेशन में लाइव नहीं थे या नहीं देख पाए होंगे तो ज़रूर देखिएगा। मैं इस तरह के जब भी सेशन लेता हूं दोस्तों, तो मैं अपनी तरफ से कौन सी किताब आप पढ़ सकते हैं एज अ रेमेडियल सोल्यूशन मैं ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, देखिएगा ज़रूर। मैंने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर भी एक सेशन लिया था लाइव, अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो ये भी ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि ये मई का महीना है दोस्तों। 18 मई 2009 को लिट्टे, LTTE, जो भी बोलना आप बोल सकते दोस्तों, ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप बोल दीजिए या जो जिस तरह से आप बोलना चाहे वो बोल दीजिए, ये 4th इलम युद्ध हारे और इस तरह से श्रीलंका के गृह युद्ध का अंत हुआ था दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इस टॉपिक को आपको बहुत सरल, सामान्य, सहज ढंग से, सिंपल भाषा आपको बताऊंगा, आपको इससे एकदम क्लियर हो जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है हमारे पड़ोसी श्रीलंका के बारे में, जिनके साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, एक श्रीलंका का मैप भी उठा लेते हैं, मस्त से अपने को समझ में आ जाएगा। ये जो मैं आपसे लिट्टे के बारे में बात कर रहा हूँ, तमिल लिबरेशन आर्मी के बारे में या द टाइगर्स के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ये मुख्य रूप से ये जाफना आप देख रहे होंगे दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे एक कंपास लेता हूँ और बनाता हूँ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर, साउथ का मतलब हो गया दक्षिण, पूर्व और ये रहा पश्चिम। तो मैं दोस्तों कुल मिला के उत्तर और पूर्व, ये उत्तर पूर्व वाले पूरे रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जो मेनली जो मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, श्रीलंका जिसकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है आज की तारीख में। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका की राजधानी, ये मैंने विकीपीडिया का आया नहीं क्या, ये मैंने विकीपीडिया का एक कटआउट लगाया हुआ है। इस विकीपीडिया के कटआउट से आप देख सकते हैं, मैंने विकीपीडिया का कटआउट लगा, आराम से इसको देखिएगा। इस विकीपीडिया के कटआउट को आप देखेंगे तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका जिसकी लेजिस्लेटिव राजधानी जो है वो है श्री जयवर्धना कोटे, और श्रीलंका की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल जो राजधानी है, देखिएगा दोस्तों टॉप पे लिखा हुआ है, वो है कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर भी कोलंबो, और कोलंबो वैसे भी इतना खूबसूरत शहर है, आपने कई बार सुना भी होगा इनका नाम। देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, और यहाँ पे सिन्हला और तमिल दोनों हैं। 1948 के आसपास अगर आप देखते तब आपको ये तमिल यहाँ पे नहीं दिखा होता, और यही पूरे जड़ की विवाद थी यहाँ पे। जो विवाद जो था, इसकी जो मेन जड़ थी वो यही थी कि तमिलियंस को रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलना, तमिलियंस को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड ना करना, ना ही अंग्रेजी को इंक्लूड करना। देखिए दोस्तों, तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख की आबादी, चलिए मोटे मोटे तौर पे 2 करोड़ ले लीजिए समझने के लिए, 2 करोड़ की आबादी का देश, जहां पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 75%, हर 4 में से 3 लोग सिन्हला या सिन्हलीज हैं।
मतलब जो श्रीलंका की लोकल पॉपुलेशन है। और इसके अलावा तकरीबन 15% आबादी जो है वो तमिलियन है, चाहे वो श्रीलंका के तमिलियन बोल दीजिए, चाहे वो भारतीय तमिलियन जो माइग्रेट होकर वहाँ पे गए हुए हैं। तो ये रहे 11.2 और ये रहे 4.2, तकरीबन 15%। तो अगर आप देखेंगे तो यही तकरीबन परसेंटेज ना पिछले 70 सालों से चल रहा है। मतलब 75% सेनेला आपको दिखेंगे, सेनेलीज आपको दिखेंगे, और 15% जो आपको तमिलियंस दिखेंगे, चाहे वो श्रीलंका के तमिलियंस हो, चाहे वो भारत के तमिलियंस हो। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी का देश, जीडीपी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है, 300 बिलियन का देश। इनका आप अगर जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी तो अच्छी है ही, इस जीडीपी के अलावा भी अगर आप देखेंगे HDI जो कि होता है दोस्तों, बताता है कि आपके देश में लोगों की ज़िंदगी जीने का स्तर कैसा है। HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तकरीबन 0.8 के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों मुद्दे पे आता हूँ। आज से तकरीबन 12 साल पहले, आज से तकरीबन 12 ईयर्स पहले, श्रीलंका की आर्मी उस आखिरी ज़मीन के टुकड़े पे, वो ज़मीन का आखिरी टुकड़ा जो लिट्टे के कब्जे में बोल दीजिए, या लिट्टे के लीडर जो थे वो थे वेलु पिल्लई प्रभाकरन। ये रही वेलु पिल्लई प्रभाकरन की तस्वीर। तो उस आखिरी जमीन के टुकड़े को जो लिट्टे ने कब्जा रखा था, या वेलु पिल्लई प्रभाकरन ने कब्जा रखा था, उसको उनके चंगुल से छुड़ा के उन लिट्टे से वापस लेके यहां से श्रीलंका के इस गृह युद्ध का अंत होता है। श्रीलंका वो देश जिनको आज़ादी मिली थी दोस्तों 1948 में, 1948 में, जहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन या सिन्हला या सिन्हलीज जो भी बोल दीजिए आप, और वहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है तमिलियंस की, चाहे वो श्रीलंकन तमिलियंस हो, चाहे वो भारतीय तमिलियंस हो। देखिए दोस्तों, आप अगर आपके तमिल फ्रेंड्स होंगे, मेरे बहुत सारे हैं, और आपका अगर एनकाउंटर हुआ होगा, आप मिले होंगे तमिलियन दोस्तों से, तो आप देखेंगे तो तमिलियंस हिस्टोरिकली भी हमेशा से ऐसे रहे हैं जो पढ़ाई में बहुत एम्फेसिस करते हैं। यूजुअली तमिलियंस वेल रेड होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए आपको टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पे, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आपको तमिलियंस दिखेंगे। ये मतलब लेगेसी का पार्ट है उनके। आपको तमिलियंस काफ़ी पढ़े लिखे मिलते हैं। आपको तमिलियंस ऐसे लोग मिलेंगे जो म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, रीडिंग करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो हुआ ये था दोस्तों, जब 1948 के पहले जब श्रीलंका में ब्रिटिशर्स का राज था, उस ज़माने में भी तमिलियंस का रिप्रेजेंटेशन, उस ज़माने में जब श्रीलंका गुलाम था तो भी अच्छा खासा था, जबकि तमिलियंस माइनॉरिटी में थे दोस्तों। तो जब श्रीलंका बना दोस्तों 1948 में, 1948 में, उस ज़माने में जो सिन्हला पॉपुलेशन थी, जो सिन्हला पॉपुलेशन थी या सिन्हलीज पॉपुलेशन थी, उन्होंने ये सोचा कि अब हम अपने हिसाब से संविधान को चेंज करेंगे, अब हम अपने हिसाब से देश को बदलेंगे। और इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंकन पॉपुलेशन ने, जो मेनली सिन्हला पॉपुलेशन ने, ये किया कि एक काम करो, क्या ज़रूरत है तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज होने की, हटाओ। स्कूल कॉलेज में एक काम करो, तमिलियंस को प्रेफरेंस मत दो, सिन्हलीज को प्रेफरेंस दो। बड़े बड़े टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में जो तमिलियंस थे उनको या तो निकाल दिया गया, अर्ली छोड़ना पड़ा उनको काम, या फिर प्रेफरेंस देना बंद कर दिया नौकरी में। जो तमिलियन लिटरेचर से बैन करवा दिए, मूवीज़ बैन करवा दी। इस तरह से धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, इस तरह से जब आपको रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता, जब आप माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिलता, तो वो गुस्सा अंदर धधकता रहता है। और ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस हैं, बहुत सारे अलग अलग दुनिया को जानने समझने वाले लोग, उनका कहना ये था, ये जो लिट्टे था, ये जो तमिल लिबरेशन आर्मी जो बनी थी, उसी गुस्से के स्वरूप, मतलब एक आउट ऑफ डेस्परेशन बनी हुई आर्मी थी, जिसका नाम था लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम उसी गुस्से, उसी डेस्परेशन के कारण निकल के आई थी। वो डेस्परेशन भी इसलिए था क्योंकि यार हमको रिप्रेजेंटेशन का मौका तो दो, ऐसा क्यों कर रहे हो यार, हमारे लिटरेचर से लेके, हमारे पिक्चरों से लेके, मतलब मूवीज से लेके सब कुछ दबा दिया, हमारे पास रोजगार के अवसर नहीं है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से हमको हटा दिया गया है, तो मौका तो दो रिप्रेजेंटेशन का। और यहाँ से दुनिया की शायद सबसे ज़्यादा भय खाने वाले सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जिसका नाम था LTTE बोल दीजिए, लिट्टे बोल दीजिए, एक ही बात है। लिट्टे ने कुछ इस तरह कई ऐसी चीज़ों को भी लाया जो उसके पहले देखी नहीं गई थी, इसलिए उससे भय खाते थे लोग।
और जैसे कि था सुसाइड बेल्ट्स, ट्रेंड मैन विमेन बच्चे जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स कैसे लिट्टे यूज़ कर लेता था। मैं आपको विस्तार से डिटेल में एक एक चीज़ बताता हूं दोस्तों, इससे रिलेटेड हर एक चीज़ जो भी आपके काम की होगी। देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि इसी मई के महीने में 18 मई 2009 को टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, अंततः लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का एक अंत होता है, एक ओवरवेलमिंग तरीके से, अनमर्सीफुल तरीके से, जब श्रीलंकन आर्मी, जिनको फ्री हैंड दे दिया जाता है, जब वो आउट मैनूवर कर देते हैं उनको। फ्री हैंड दे देने का मतलब होता है आर्मी धाड़ 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 शूट करना शुरू करे, मतलब श्रीलंकन आर्मी आउट मैनूवर कर देती है। वन ऑफ द शायद दुनिया का सबसे रूथलेस इंसर्जेंट, ये जो पूरा का पूरा जो आर्मी ने जो दौड़ा दौड़ा के मारना शुरू किया था लिट्टे को, ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा रूथलेस इंसर्जेंट आर्मीज का ये जो ऑपरेशन हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस ऑपरेशंस। ये जो सिविल वॉर था, जो गृह युद्ध था दोस्तों, ये तकरीबन 27 साल तक चलता रहा, लेकिन जिस चीज़ पे ये गृह युद्ध खड़ा था वो एथनिक लाइन्स ही थी दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिनेलीज हैं, तकरीबन 75% आबादी सिनेलीज की है, और तकरीबन 15% आबादी, आप कुछ ऐसे देख लीजिए ना दोस्तों, 2 करोड़ की आबादी ले लीजिए, 2 करोड़ का 15% कितना हो, 2 करोड़ का 10% हो गया 20 लाख, और उसके अलावा 5% और मतलब 10 लाख, और तकरीबन 30 लाख आबादी जो थी वो आपकी थी तमिलियंस की। और इसी डेस्पिरेशन के कारण एक जो ग्रुप बना, वही ग्रुप कहलाया, मैंने बताया आपको, लिट्टे, और इस ग्रुप को लीड कर रहे थे वेलु पिल्लई प्रभाकरन, जो कि एकदम मास्टर कंसिडर किए जाते थे गुरिल्ला युद्ध में। आज के इस दौर में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड ड्रेडेड गुरिल्ला वॉरियर, तो ये मॉडर्न टाइम्स के गुरिल्ला युद्ध एक्सपर्ट्स में से ये रहे। द टाइगर्स या लिट्टे जो भी बोल लीजिए, मैंने आपको कहा कि अपने आप में अनोखा इसलिए ऑर्गेनाइजेशन था, इतना ड्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए था क्योंकि इन्होंने, एक तो पहली बात तो रिलेंटलेस गुरिल्ला फाइटर थे ये लोग, दूसरी बात परसिस्टेंट सुसाइड बॉम्बर्स थे ये लोग। कई डॉक्यूमेंटेशंस के हिसाब से मिनिमम कुछ नहीं तो 1 लाख से ज़्यादा, ये तो मैं तो बोलता हूँ बहुत ही कम नंबर है, लेकिन ठीक है चलिए जो भी है, कई डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 1 लाख से ज़्यादा अलग अलग लोगों की जानें इस पूरे दौर में, इस ऑपरेशन के दौरान, इस वॉर के दौरान गई। मैंने आपको जैसे बताया ये सब कुछ जो था ना, ये सारा का सारा विवाद जो था ना, वो एथनिक लाइन्स, एथनिक कन्फ्लिक्ट से शुरू हुआ, गुरिल्ला वॉर से सुसाइड बॉम्बिंग, मतलब पता नहीं कहाँ से कहाँ सिविलियन से कॉम्बेटेंट फोर्स, फिर आर्मी का उतरना, फिर लड़ाई, बहुत कुछ चलता रहा, बहुत कुछ होता रहा इसमें। लेकिन ये जो टाइगर जिसको आप लिट्टे बोलते हैं, इसके कोलैप्स की शुरुआत ना दोस्तों जनवरी 2009 में हो चुकी थी, जब ये किलिनोची, दिखाता हूँ दोस्तों आपको, इस मैप में तो नहीं दिख रहा है, ये देखिएगा दोस्तों, एकदम पीक पे देखिएगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको इसके पिछले मैप में जाफना टॉप पे दिखाया था, इधर ऊपर ये रहा दोस्तों किलिनोची। तो ये इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी, ये जनवरी 2009 की बात आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों, जब लिट्टे जो है अपना आखिरी टाउन किलिनोची का, जिसको वो लोग डिफेक्टो कैपिटल मानते थे, अपना लिट्टे मानती थी हमारा डिफेक्टो कैपिटल है। तो देखिए दोस्तों, जब लिट्टे, पहले तो लिट्टे की जो लड़ाई थी वो लड़ाई किस चीज़ की थी, पहले लिट्टे की लड़ाई थी कि यार कैसे करते हो यार आप लोग, हमको भी तो रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, हमको मतलब तमिलियंस को, हमको भी तो रिप्रेजेंटेशन का मौका दो, आप हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं रख रहे, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ये क्या है। और फिर धीरे धीरे ये लड़ाई ना रिप्रेजेंटेशन से बढ़ गए सेपरेशन से सेसेशन की तरफ चली गई कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ना जितने भी तमिलियंस होंगे पूरा अलग से राष्ट्र चाहिए हमको। तो इसलिए सेपरेटिस्ट वर्ड इसलिए बार बार यूज़ किया जाता है अलग अलग आर्टिकल्स वगैरह में। खैर ये जो किलिनोची है उसको डिफेक्टो कैपिटल ये लोग मानते थे लिट्टे वाले, और बाद में जनवरी 2009 में जब इसको हारते हैं तब इसकी शुरुआत होती है, मतलब इस डाउनफॉल की, इस पतन की शुरुआत होती है। तो लिट्टे कुल मिला के एक ऐसा संस्थान था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मेजॉरिटी ऑफ द जाफना वगैरह का रीजन, आपको जो ज़्यादा तमिलियंस इसी रीजन में दिखेंगे दोस्तों, श्रीलंका के,
ज़्यादातर तमिल है। इसलिए जो लिट्टे की लड़ाई थी, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई, चाहे सेपरेशन की लड़ाई, कोई भी लड़ाई आप बोल दीजिए दोस्तों, ये जो लड़ाई थी ना, वो इसी नॉर्दर्न रीजन या ईस्टर्न रीजन की श्रीलंका की इनके रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई थी। इसका भयंकर डेवस्टेटिंग जिसका बाद में इफेक्ट हुआ। मेरे ख्याल से दोस्तों आपको यहाँ तक कि हर एक चीज़ क्लियर होगी। देखिए दोस्तों, हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो पॉइंट था वो ये था कि जो आर्मी को जो श्रीलंका ने फ्री हैंड दिया था कि बस हो गया, एक होता है ना दोस्तों कि लोगों की बस, जो आर्मी की बस हो गई थी, सरकार ने बोला कि हमारी तरफ से फ्री हैंड है, जो करना है करो, अपने को सब कुछ साफ चाहिए, क्लीन चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कंसर्न जो ये था वो ये था कि हमको सिविलियंस, आप सिविलियंस को सेफ रखिए ना, सिविलियंस आपके सेफ होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो श्रीलंकन आर्मी ने ये कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने नो फायर जोन्स बना रखे हैं और इस नो फायर जोन्स में आप सारे के सारे सिविलियंस असेंबल हो जाया कीजिए। जब शेलिंग होती है, फायरिंग होती है, सब कुछ होता है। तो कुछ और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये भी कहा था दोस्तों कि ये जो नो फायर जोन्स थे वहाँ पर भी कई बार रिपीटेडली फायरिंग हुई, कई बार वहाँ पर भी बहुत सारे बॉम्ब्स वॉम्ब्स गिरे, फायरिंग हुई। हालांकि श्रीलंकन आर्मी का कहना यह है कि आपकी एकदम एब्सोल्यूट रबिश है, बकवास है, एकदम हम लोग उसको डिनाई करते हैं। आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों, इस रीजन में वॉर के दौरान किसी भी जर्नलिस्ट को एक्सेस करने का कोई अधिकार नहीं था। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोग, ऐसा कहा जाता है कि हर रोज़ उनकी मृत्यु हो जाती थी। जो इस जगह के बारे में जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, इस जगह पे आर्मी ने, जब आर्मी से पूछा गया था एक्चुअली, जो मिस्टर सारनाथ फोंसेका, शायद मैंने उनकी फोटोग्राफ भी रखा, ये रहा सारा, ये आपके सामने जिनकी तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है सारथ फोंसेका। तो सारथ फोंसेका साहब ने बोला कि देखो जी, इस बार हम लोग ना सोच चुके थे कि इस बार हम लोग ड्रॉ करने के लिए नहीं, जीतने के लिए उतर रहे हैं। ये इन सर का ये स्टेटमेंट है कि इन्होंने कहा कि हम लोग ना ये चीज़ सोच चुके थे कि हम इस बार ड्रॉ नहीं कर रहे, हम इस बार जीत रहे हैं। 16 मई की बात है दोस्तों, जब आर्मी ट्रुप ने आखिरी कोस्टल पोजीशन को जब एक्वायर किया, तो उस वक्त पे आर्मी कमांडर सारथ फोंसेका साहब ने डिक्लेयर किया कि हम लोग इस लड़ाई को जीत चुके हैं। अगले दिन टाइगर के स्पोक्स पर्सन, टाइगर मतलब लिट्टे के, तो लिट्टे के स्पोक्स पर्सन ने मान लिया, अपनी वेबसाइट में अपडेट कर दिया। वेबसाइट सुन के अब अचंभित मत हो जाएगा दोस्तों, लिट्टे की अपनी पूरी आर्मी थी, पूरी फौज थी, है ना। तो लिट्टे के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने बताया, उन्होंने वेबसाइट पे अपडेट किया कि भाई ये जो बैटल है अनफॉर्चुनेटली इट एंड्स, मतलब ये पहुंच चुके अपने बिटर एंड की तरफ, और यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि दैट वी वुड बी साइलेंसिंग आवर गन्स। एक ही चीज़ का मलाल रहेगा, रिग्रेट रहेगा, और वो ये है कि हम जितने सारे जिंदगियां गई और हम लोग इस लड़ाई को और लंबा नहीं चला पाए। ये कहना था लिट्टे का। 18 मई की बात है दोस्तों, जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि लिट्टे के जो प्रमुख हैं, जो लीडर हैं वेलुपिल्ले प्रभाकरन, उनको मार दिया गया है, और उनके अलावा 250 और जो सेपरेटिस्ट लोग थे उनको भी मार दिया गया है। ये बात है दोस्तों, स्पेशली जब आर्मी का कहना है, जब ये वेलुपिल्ले प्रभाकरन, और मैं एक मैप दिखाता हूँ आपको, जब ये बात है दोस्तों, जब वेलुपिल्ले प्रभाकरन ये नंतिकडल जो लगून है इसको क्रॉस करके इससे भागने की प्रयास कर रहे थे, तब एक एनकाउंटर होता है, और इस एनकाउंटर के बाद वेलुपिल्ले प्रभाकरन को आर्मी जो उड़ा देती है। और इसका फिर कंफर्मेशन बाद में तमिल नेट पे भी हो जाता है, मतलब इंटरनेट वगैरह पे हो जाता है, वीडियोज़ वगैरह में दिखाते हैं, टेलीविजन में न्यूज़ चैनल्स पे दिखाते हैं। ये उस जिस टाइम पे ये घटना हुई थी दोस्तों, इस टाइम पे फिर जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, दुनिया भर के लोग, बहुत सारा बैशिंग भी हुआ था कि आपने उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स को अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी जगहों पे लिखा हुआ दिखेगा, लॉन्ग लीव ह्यूमन डिग्निटी, शेम ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऐसा बहुत सारी जगहों पे आपको दिखेगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो किया ये बहुत ही शेमफुल था। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ह्यूमन राइट्स के वायलेंस को होने दिया, ज़्यादा कुछ रिएक्ट और रिस्पॉन्स नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया, सारथ फोंसेका साहब ने कहा था इस बार हम लोग जीतने के लिए खेल रहे थे, ड्रॉ करने के लिए नहीं। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इस बार हम लोग ऑल आउट अटैक पे गए हुए थे। आप मुझसे बोलेंगे कि एक बात आई है कि ये लिट्टे जो है इस युद्ध को हारी ही क्यों? करेक्ट पॉइंट है ना। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ, श्रीलंका में सरकार जब चेंज हुई थी तो इस वक्त पे सरकार ने एक चीज़ समझ ली थी, इस नई सरकार ने एक चीज़ समझ लिया था कि
सिर्फ ना एक तरफ से सपोर्ट नहीं चाहिए, हमको बहुत सारे अलग अलग तरफ सपोर्ट चाहिए, बहुत सारे अलग अलग नीतियां चाहिए। बहुत सारी नीतियों का मतलब होता है पॉलिटिकल सपोर्ट तो चाहिए, मतलब आर्मी को पॉलिटिकली फ्री हैंड दे दो, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी चाहिए, फॉरेन प्रेशर मतलब भूल जाओ फॉरेन प्रेशर को, रेजिस्ट करना है हमको फॉरेन प्रेशर को। महिंदा राजापक्सा साहब ने कहा मेरी तरफ से मैं फ्री हैंड देता हूँ, एक इस बार तो कोई ड्रॉ के लिए नहीं, हम लोग को जीतने के लिए खेलना है। तो पॉलिटिकल बैकिंग रहेगी, चिंता मत करो, कोई लिमिट नहीं है, जो मटेरियल्स, जो रिक्रूटमेंट करना है, जो आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए। आपको एक बात आता हूँ दोस्तों, ये वो दौर था जब श्रीलंकन आर्मी में ऐसा कहा जाता है 80,000 से ज़्यादा नए रिक्रूट्स को लाया गया था आर्मी में इस 4 साल के दौरान। बहुत सारे नए रिक्रूट्स लाए गए थे, कांस्टेंट वेपन सप्लाई किया गया था, कोई मैं आपको बताया ना, कोई कंस्ट्रेंट नहीं था आर्म्स एम्युनिशंस का। एक और बात आता हूँ दोस्तों, ये आर्म्स एंड एम्युनिशंस मेनली प्रोवाइड करने वाले कंट्री चाइना, पाकिस्तान, ये सब थे, क्योंकि ऐसा कई बार कहा जाता है कि डायरेक्ट, देखिए दोस्तों, भारत कई चीज़ों में क्या करते हैं, हम बैलेंस एक्ट करते हैं। जैसा अभी आप देखे होंगे तो इजराइल और पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट में भी हम बैलेंस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, जितना हमें एक्ट करना चाहिए। यूएस और रशिया वाले केस में आप देखेंगे, ईरान और सऊदी वाले केसेस में, इस कंडीशन में भी भारत ने बैलेंस करते हुए ही एक्ट किया था। एग्जैक्टली क्लियरली हम लोगों ने कोलंबो को हथियार दे दिया ऐसा नहीं था, और इसलिए फिर श्रीलंका ने चाइना और पाकिस्तान से हथियार लिए थे, क्योंकि हमारे इंडिया में एक डोमेस्टिक कंपल्शन भी था, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, जिसके कारण भारत डायरेक्टली मदद नहीं कर सकता उस टाइम पे। जो टाइगर्स थे ऑन द कॉन्ट्ररी, वो लोग कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहे, और श्रीलंकन सरकार ने, श्रीलंकन आर्मी ने एक चीज़ समझ लिया कि यार हमको बहुत सारी स्ट्रैटेजी साथ में वर्क करवानी होगी और तभी हम इस गृहयुद्ध को जीत पाएंगे। उसमें से एक स्ट्रैटेजी जो थी वो ये थी कि कितने लोग होंगे श्रीलंकन लिट्टे में, 20,000, 30,000, आउट नंबर कर दो, इतने लोग ले आओ, इतने लोग जरूरत पड़े तो रिक्रूट कर लो कि जो उनका 20 से 30,000 नंबर हो, आउट नंबर कर दो आप उसको। सेकंड पॉइंट ये है, जो ऐसा कहा जाता है जब 1970s में, लेट 1970s में, 1976 में एक्चुअली जब लिट्टे की शुरुआत हुई थी, तो दुनिया, मतलब बहुत सारे तामिलियंस, चाहे वो श्रीलंका के तामिलियंस हो चाहे बाहर के भी तामिलियंस हो, वो इस विचारधारा से जुड़े थे कि ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। लेकिन धीरे 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 ऐसा हो गया कि ये सेपरेटिस्ट ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, टेररिज्म को प्रोवोक करने लग गए। तो ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सारे तमिलियंस ने अपने आप को इससे साइड कर लिया ऑन मोरल ग्राउंड्स, कि यार ये तो हम रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है, ये सोच के आपके साथ शामिल हुए थे। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि कई हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो युद्ध जिसमें लिट्टे आया था, ये एक्चुअली अनविनेबल वॉर था। इसका मेन कारण है कि जब 75% सिविलियन इनके सिन्हलीज की आबादी है, 15% के आसपास जब तामिलियंस की आबादी थी, तो आप ये सोच के देखिए, ये कुछ ऐसा था, लिट्टे मतलब एक नॉन स्टेट एक्टर की लड़ाई सीधे सीधे स्टेट पावर के साथ थी, तो कैसे जीत सकते थे आप। चौथा पॉइंट ये कहा जाता है, इसलिए भी लिट्टे ने इस युद्ध को हारी, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या शायद भारत ने भी उतना ज़्यादा लिट्टे को समर्थन नहीं दिया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी बोलता है दोस्तों कि लिट्टे इसलिए भी पेरिश हुई क्योंकि एक फेलेशियस प्रायोरिटाइजेशन ओवर मिलिट्री। देखिए, फेलेशियस प्रायोरिटाइजेशन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। फेलेशियस प्रायोरिटाइजेशन जो देखने को मिला था वो ये था कि पहले ये लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की थी, बाद में ये लड़ाई थी सेसेशन की, सेपरेशन की और सेसेशन की। तो जो लोग जुड़े थे उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम सेपरेशन शायद नहीं चाहते, हम रिप्रेजेंटेशन ज़रूर चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आप इतने जो मार धाड़ कत्लेआम के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वर द एलिगेशंस ऑफ जेनोसाइड मेड अगेंस्ट द श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इस तरह के एलिगेशंस लगे क्या? मैंने आपको कहा दोस्तों कि श्रीलंकन आर्मी को सरकार ने फ्री हैंड दे दिया था कि वी वांट रिजल्ट, सीधी सी बात है, ख़त्म करो इन चीज़ों को। तो दोस्तों क्या हुआ था, क्योंकि जर्नलिस्ट को तो अलाउड था नहीं वहाँ पे जाना, तो जितने भी रिकॉर्डिंग्स या फोटोग्राफ्स आई थी, जिनको ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंकन आर्मी ने एक वॉर ट्रॉफीज के रूप में, क्योंकि बहुत ही अट्रॉशियस वॉर था, बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा था, तो ये जो फोटोग्राफ्स थी या क्लिप्स थे बाद में जो रिलीज़ हुए थे, उन रिलीज़ के आधार पे, उन फोटोग्राफ्स के आधार पे
लोगों ने कहा कि यार ये भयानक बर्बरता से हुई लड़ाई थी, भयंकर कत्लेआम मचा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ह्यूज जीनोसाइड देखने को मिला है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जो बालचंद्रन प्रभाकरन, जो 12 साल का लड़का था, वेलुपिल्ले प्रभाकरन का 12 साल के लड़के को बाद में, अगर आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन आपने देखा हो तो एक फोटोग्राफ आई थी, इसमें उसको देख के समझ में आ रहा था कि उसको बहुत सारे 5 गोलियां मार दी गई थी और बहुत क्लोज से मारी गई थी। तो इस तरह की घटनाओं को देख के ये लगता है कि बहुत बर्बरता हुई थी। और बहुत सारे और केसेस थे, जैसे एक केस में वेलुपिल्ले प्रभाकरन की लड़की समझ के किसी और गर्ल को अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि एक टेलीविजन के जर्नलिस्ट थी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे। यूनाइटेड नेशंस ने बाद में एक रिपोर्ट बनाई 2015 में, उस रिपोर्ट को सबमिट किया और इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा कि 40,000 तमिल सिविलियंस, कम से कम 40,000 तमिल सिविलियंस जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है इस गवर्नमेंट शेलिंग के दौरान। और कहा कि देखिए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है, आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं जी। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बोला बिल्कुल नहीं, हम डिनाई करते हैं, सरासर डिनाई करते हैं ये वॉर क्राइम का जो आप चार्जेस लगा रहे हैं। और ना सिर्फ हम इसको डिनाई कर रहे हैं, ये जो हम इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम इसको भी सीधे सीधे खारिज करते हैं। देखिए जी, आप मुझसे ये पूछेंगे सर एक बात बताइए, वेयर आर द लेसन्स फ्रॉम द श्रीलंकन सक्सेस? क्या लेसन्स थे और क्या नहीं थे, एक बार हम उसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये अपने आप में ये इतना रेयरेस्ट ऑफ द, ये इतना रेयर केस इसलिए भी है, ये जो इंसर्जेंसी ऑपरेशन है अपने आप में इतना रेयर इसलिए है क्योंकि इस केस में जीतने की लड़ाई पूछ रहे थे श्रीलंकन आर्मी। श्रीलंकन आर्मी ने डिसाइड कर लिया था कि बस हो गया अब तो 25 से ज़्यादा साल, तकरीबन 27 साल तक, तकरीबन 27 साल तक चलने वाला ये गृह युद्ध, मैंने आपको बोला ना उसमें ये पॉइंट उन्होंने कहा था कि हम जीतने के लिए उतरे थे, इस बार हम ड्रॉ करने के लिए नहीं उतरे थे। और जब आप इस तरह से उतरते हैं, देखिए ये जो 25 साल के आसपास जो चला ना सब कुछ, तो श्रीलंका, ऐसा कहना है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इसमें से 22 साल तक के 20 विजिबल है आपको, ये 22 ईयर्स तक के गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये थी कि नेगोशिएट करो नेगोशिएट करो नेगोशिएट करो। इसके बाद फिर जब नहीं माने लिट्टे तो फिर बोला बस हो गया, अब और नेगोशिएशन की टेक्निक्स नहीं। जब हर एक नेगोशिएशन ऑपरेशन फेल हो गया तब शायद आर्मी ने ये, तब सरकार ने ये डिसाइड किया बस हो गया, स्ट्रैटेजी बदलते हैं, अब नेगोशिएट, अब पूरा हटा दो, अब साफ करेंगे, पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे, एनहाइलेशन की स्ट्रैटेजी लेके आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया इवेंचुअली 2005 में सरकार बदली और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज लेके आए। लिट्टे की वीकनेस को ढूंढ के निकाला, जैसे कि मैन पावर की कमी का होना, और बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। तो 2005 में श्रीलंका में सरकार बदली तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो इनके पास एक फाइनाइट मैन पावर है। फाइनाइट मैन पावर का मतलब ये है दोस्तों कि देखिए मैंने आपको बताया कि श्रीलंका की तकरीबन 14 से 15% आबादी जो है वो तमिलियंस की है, राइट, और 75% आबादी सिनेलीज की है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो एक समय में मतलब 30 लाख के आसपास लोग तमिलियंस हैं। एक समय पे ऐसा हो गया था कि दोस्तों कम होते 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 2 से 3 लाख जो आबादी है वो एक्चुअली लिट्टे को सपोर्ट कर रही थी। तो एज अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन ना, या एक लेजिटिमेट तमिलियन रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिट्टे की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ 2006 के आसपास की बात, उसके पहले तक की देखिए इसमें रिक्रूटमेंट अगर लिट्टे इतने साल तक के इसलिए ही चल पाई क्योंकि पूरे एक ना मिलिट्री की तरह ही वो लोग काम करते थे, उतने ही डिसिप्लिन थे, रिक्रूटमेंट होता था, सब कुछ होता था। 2006 की बात है जब लिट्टे में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी हुआ था दोस्तों। तो इसी से आपको समझ में आया कि धीरे धीरे उनकी ना पॉपुलैरिटी जो डिक्लाइन हुई थी। तो जब नई सरकार आई ना दोस्तों, तो नई सरकार ने ये देखा कि ठीक है हम लोग ना दोनों फ्रंट्स में लड़ेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपको याद है दोस्तों जब यूनाइटेड स्टेट्स की फौज वियतनाम गई थी तो उस वक्त पे ना आपको ध्यान होगा तो वहाँ के जब फोटोग्राफ्स रिलीज हुए थे वियतनाम के, तो यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया था कि आप लोगों ने कहाँ भेज दिया हमारे सोल्जर्स को, वियतनाम वगैरह में कहाँ भेजा है भाई, हमने इतने सारे बर्बरता से हमारे सोल्जर्स की मृत्यु हो रही है। तो आपको याद होगा तो व्हाइट हाउस के सामने भयंकर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है दोस्तों, कभी भी किसी युद्ध में उतरते हैं ना तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर तो ये बताते हैं कि हम युद्ध में क्यों जा रहे हैं, क्यों जरूरी है युद्ध, हमने इसके पहले सारी तैयारियां की, सब कुछ किया, सब कुछ कन्विंस करने का, लेकिन नाउ वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर ऑप्शन अदर देन वॉर, और इसलिए इस वॉर में उतरना हमारे लिए क्यों निहायत ही जरूरी है। और इसलिए दोस्तों
वहाँ पे उस कंडीशन में आपको याद होगा तो यूनाइटेड स्टेट्स में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि रिचर्ड निक्सन जो उस वक्त पे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, एक ही पॉइंट पे चुनाव लड़ा था उन्होंने कि आप मुझको वोट कास्ट करो, जहां मैं राष्ट्रपति बनूंगा मैं वियतनाम से अपने सोल्जर्स को वापस बुलाऊंगा। आपको ध्यान है दोस्तों, ये उस टाइम की बात है। यहां पर दोस्तों क्या हुआ था, नई सरकार ने जो आई 2005-6 में उन्होंने ये समझ लिया था कि ठीक है, हम मिलिट्री को तो हम फ्री हैंड देंगे, लेकिन हमको ना और एक व्यापक दृष्टिकोण से प्लान बनाना पड़ेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव होल नेशन ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको, इकोनॉमिक फ्रंट पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो जीडीपी टू डिफेंस का जो परसेंटेज है बढ़ा दो। तो आर्मी ने क्या, मतलब सरकार ने क्या किया ना दोस्तों, सरकार ने ये जो जीडीपी जो टू मिलिट्री का जो जीडीपी टू डिफेंस का जो परसेंटेज है 4% तक कर दिया। आर्म्ड फोर्स का जो बजट है वो 40% से बढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, आप कब ऐसा बढ़ा सकते हो, जब किसी और सेक्टर से आप पैसा लो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो भयंकर फिस्कल बर्डन आपकी ओर बढ़ेगा। तो इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा बताइए। तो इसके लिए पैसा ना या तो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज से लो। तो हुआ ये था कि इस टाइम पे लोन के रूप में कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर श्रीलंका ने चाइना से भी लिया था। ना सिर्फ ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, मतलब तेल के लिए, जिसको क्रेडिट लाइन बोलते हैं ना, उधार में लेना पैसा, तो इस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑयल में, या फिर जो हथियार खरीद रहे थे इसके लिए, तो ये इन्होंने लिया ईरान से, लीबिया से, रशिया से, पाकिस्तान से, बहुत सारी जगहों से। डिप्लोमेटिकली कट करना शुरू किया आइसोलेट को, जहाँ लिट्टे को डिप्लोमेटिकली उनका सपोर्ट जो था हर तरफ से उनको कट करवाया पहले, कि जहाँ जहाँ से पूरी दुनिया से लिट्टे को सपोर्ट मिलता है सब तरफ से उस सपोर्ट को हटवाओ। देखिए दोस्तों, 60% जो उनकी फंडिंग होती थी लिट्टे की मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, वो ऑफशोर से होती थी। तो मेक श्योर किया कि पूरे पैसे को ब्लॉक करवा दो। सो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि ये जो ग्रुप है ये बैन हो गया तकरीबन दुनिया के 32 अलग अलग देशों में। तो ये मैं आपको जो बता, देखिए इतना बड़ा ये जो व्यापक प्लान लेके आया श्रीलंका ने। इंटरनली अब पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए, जब आप इतना बड़े ऑपरेशन में जा रहे हो। तो देखिए, आप इतना फिस्कल कंस्ट्रेंट था, उसके बावजूद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने देखा कि हमको हमारे लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ना, एक काम करते हैं हम लोग ना यहाँ पे और कुछ स्कीम्स भी लेके आते हैं, पॉलिसीज भी लेके आते हैं लोगों के लिए भी। तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया था कि हमको ना डेवलपमेंट में देश के डेवलपमेंट में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं ना, इनको नहीं रोकना चाहिए, इनको तो हमको कंटिन्यू करना ही है। तो इनफैक्ट यहाँ पे और नेशनल स्कीम्स को, जो पॉवर्टी वगैरह के अगेंस्ट में थी, और नेशनल स्कीम्स को प्रोमिनेंट किया और लेके आए। जैसे कि फार्मर फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम्स थी, इस तरह की स्कीम्स को लेके आया। इससे क्या हुआ, लोगों को भी ये बिलीफ आया कि यार सरकार ना हमारा अच्छा चाह रही है, और सरकार जो है ना ये जो ऑपरेशंस कर रही है हमारे लिए कर रही है। बिलीफ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो बिलीफ है, जब आप लोगों को ये बिलीफ देते हैं कि ना हम, आपको याद है दोस्तों, आप महाभारत देखें, आपको एक दृष्टांत याद है जब श्री कृष्ण जो होते हैं कौरवों की सभा में आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है चलो 5 गांव दे दो, तो अगर ये 5 गांव दे दोगे ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये युद्ध नहीं होगा। तो दुर्योधन बोलता है कि नहीं, ये मेरी ज़मीन है और मैं सुई की नोक जितने भी ज़मीन नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तब तो फिर वॉर के मतलब युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा। ये चीज़ ना दोस्तों आपको ना एक सरकार के रूप में लोगों तक बताना होता है, कन्वे करवाना होता है कि हमने अपनी तरफ से हर चीज़ का प्रयास किया, लेकिन अब इसके बाद युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। और यहाँ से फिर ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है कि भाई अब तो फिर साफ कर दो, एकदम पूरा क्लीन चाहिए अपने को हर एक चीज़। यहाँ तक कि मेरे ख्याल दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं ये बताता हूँ दोस्तों लास्ट की कुछ चीज़ें कि ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ, ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। देखो दोस्तों, मैं आपको ये बोला, ये जाफना, ये जो मेनली ये वाला रीजन है ना दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट, ये वाला रीजन जो है, इस रीजन को आप देखेंगे तो आपको मेनली तामिलियंस यहाँ पे दिखेंगे। मैं आपको फिर से बोलता हूँ दोस्तों, तामिलियंस मतलब श्रीलंकन तामिलियंस और भारत के वो तामिलियंस जो यहाँ पे माइग्रेट होके गए हैं। आज़ादी जब मिली श्रीलंका को 1948 में, उसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो तामिलियंस बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे थे, अच्छे खासे पोजीशंस में थे, अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, पढ़ाई लिखाई से लेकर दुनिया के मतलब बहुत सारी चीज़ों में। तो जब श्रीलंका बना 1948 में, तब सेनेलाज ने सोचा कि यार अब हम अपने हिसाब से देश को बनाएंगे,
और इस तरह से 1956 आते आते उन्होंने क्या किया, इंग्लिश और तमिल दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया। सिर्फ और सिर्फ सिन्हला, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो एजुकेशन हो, दोनों की लैंग्वेज रहेगी। जितने भी ये तमिलियन लिटरेचर थे, मूवीज थे, सब पे बैन लगा दिया। एजुकेशन से लेके अचीवमेंट से लेके हर एक चीज़ में सिन्हला ही होनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे तमिलियंस का ऑलमोस्ट हटा दिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो टाइम था जब इसके पहले तक के तमिलियंस तो खैर माइनॉरिटी में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता था। ना सिर्फ ये, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे जगहों पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों, हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल बात बोलता हूँ, हो सकता है कि अगर उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर श्रीलंका में बहुत अच्छा होता तो हु नोस, शायद तमिलियंस वो प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाते, सब्सटेंशियल अगर प्राइवेट सेक्टर होता तो, और शायद ये सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। बट हु नोस, पता नहीं किसी को, एक हाइपोथेटिकल बात है ये। लेकिन एक जगह लिखा हुआ था, एक हिस्टोरियन ने लिखा था, तो मैं उससे एक बात शेयर करता हूँ आपसे। पर्टिकुलरली मैं एक और चीज़ बोलूँगा, भंडारा नाइके साहब जो उस ज़माने के प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, तो भंडारा नाइके साहब जो कि खुद एक सिन्हलन क्रिश्चियन थे, जो उनकी खुद की सिन्हलीज जो बोलते थे वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक पॉलिसी लेके आए थे, और वो पॉलिसी बेसिकली यही थी 1956 में, सिन्हला ओनली पॉलिसी। मतलब जो सरकारी सेक्टर थे, जो स्टेट सेक्टर्स थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिन्हलास को ही लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने बहुत सारी चीज़ें, एक तो आप रिप्रेजेंटेशन नहीं होने दे रहे हो, स्कूल में कॉलेज में आप सिन्हलास को प्रेफरेंस दे रहे हो, लिटरेचर में मूवीज़ में वो आप आने नहीं दे रहे हो तमिलियंस की। इसके अलावा बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से या तो निकाल दिया गया तमिलियंस को, या फिर लिया नहीं जा रहा था, सरकारी नौकरी के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए थे। तो ये ना, देखो क्या है ना, लिट्टे एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन थी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने विरोध करने का प्रयास किया था तमिलियंस में, छुटपुट झड़प होने लगी। लेकिन इस तरह से बहुत सारे झड़पों के बाद, झगड़ों के बाद, धीरे धीरे करके 5 मई 1976 को एक ऑर्गेनाइजेशन का, अगर मैं इफ आई एम अलाउड टू कॉल दैट, एक रूप लिया, और वो कहलाई लिट्टे। मैंने आपको बताया ना कि बहुत समय तक के लोगों में वो गुस्सा धधक रहा था, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा लिट्टे, मतलब द टाइगर्स, और उसके लीडर थे उमा महेश्वरन। और उस टाइम पे जो मिस्टर वेलुपिल्ले प्रभाकरन थे, वो दोस्तों मिलिट्री कमांडर थे। सर एक बात है, जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लिट्टे से इतना डरने क्यों लगे लोग? देखिए दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि लिट्टे भयंकर ताकतवर हो गई। लिट्टे ने बड़े बड़े असैसिनेशन कर दिए। जिन सर की फोटो आप देख रहे हैं, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं राणा सिंघे प्रेमदासा साहब। सो राणा सिंघे प्रेमदासा साहब 1993 में इनका असैसिनेशन कर दिया, राष्ट्रपति का असैसिनेशन कर दिया। इसी तरह से अगर आपको याद होगा तो 1991 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री ये उस वक्त के असैसिनेशन की बात की तस्वीर है, और राजीव गांधी साहब, इनका भी असैसिनेशन कर दिया था। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशन के कारण लोग ना लिट्टे से डर खा गए थे। तो लिट्टे के साथ ये था दोस्तों कि इनकी मिलिट्री एकदम सशक्त थी, एकदम डेवलप्ड थी। इनका बाकायदा एक पूरा सेकेंडरी पॉलिटिकल विंग था, नेवी भी थी इनकी, हालांकि एक ही जहाज़ था, बट हाँ थी तो सही। एयरबॉर्न सर्विसेज भी थी, इंटेलिजेंस विंग भी था, स्पेशलाइज्ड स्क्वाड भी थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, बॉम्बिंग के। वो लोग नोटोरियस भी थे क्योंकि वो लोग ना ये बॉम्बिंग के लिए, कॉम्बैट्स के लिए विमेन और बच्चों को भी यूज़ करते थे। तो कुल मिला के ना लिट्टे बहुत भयंकर तरीके से डेवलप कर चुकी थी। और इस तरह से कई बार तो ये भी कहा जाता है दोस्तों कि इनके लिंक्स जो थे वो दुनिया के अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप से, इस्लामिक सेपरेटिस्ट ग्रुप, जैसे कि अगर आपने देखा यहाँ पे ये मोरो इस्लामिक लिबरेशन, क्या नाम है, फ्रंट, मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट से भी कई बार बोला जाता है कि इनके लिंक्स थे, या कई बार ये भी कहा जाता है कि तालिबान से भी इनके लिंक थे। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ना दोस्तों कि इनका जो एनुअल रेवेन्यू है वो 200 से 300 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू था, जो टैक्सेशन से, एक्सटॉर्शन से, फिरौती से, इस सब से इकट्ठा होता था। मतलब कितना भयंकर पैसा अकोमुलेट कर लिया था उन्होंने। देखिए जब ये तमिल ईलम जो, या लिट्टे या टाइगर जब शुरू हुई थी, तब इनका एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमको तमिलियंस का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और बाद में फिर ये हो गया था कि नहीं, हमको ना पूरा सेसेशन चाहिए, हमको पूरा एक अलग स्टेट चाहिए, हम इसको अलग करो। तो एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी हो गई थी। बाद में धीरे धीरे ये हो गया था कि श्रीलंका से कट ऑफ करके पूरा अलग करो, और यहाँ से
और इस तरह के मेजर असैसिनेशंस की वजह से इनको भी ना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा जाने लगा, जो बड़े बड़े धमाके इन्होंने कर दिए, असैसिनेशन कर दिया। और धीरे धीरे फिर इसलिए जो वेल क्वालिफाइड तमिलियंस है उन्होंने अपने आप को इससे डिटैच कर लिया, अलग कर लिया, राइट। और इस तरह से 18 मई 2009 को वेलुपिल्ले प्रभाकरन की मृत्यु के साथ यहाँ पे अंत होता है इस 27 साल लंबे चल रहे गृह युद्ध का, श्रीलंका के गृह युद्ध का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक एकदम डिटेल में समझ में आया, एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका ओपिनियन क्या है एक पोलाइट लैंग्वेज में अगर आप चाहें तो ज़रूर लिखिएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना कीजिएगा कि हेटरेड वेटेड वाली चीज़ मत लिखिएगा, ताकि लोग आपस में एक दूसरे के ओपिनियन को सुन सके, पढ़ सके, देख सके। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के सेशन को जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, इसमें जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की आप लोग को एकदम मस्त तरीके से क्लियरली समझ में आया कि नहीं। दोस्तों, मैं इस तरह के भी सेशंस आप लोगों के लिए लेता रहता हूँ, जैसे कि डिप्रेशन वाली बात मैंने बोला, टफ टाइम्स है ज़िंदगी के, आप स्टूडेंट है तो आपके लिए फोकस वाला एक सेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट था, हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्स। इस तरह के सेशंस हो गए दोस्तों। रीड एंड रिटेन इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से जितने भी लोग हैं जो इस तरह के सेशंस को नहीं देख पाए हैं लाइव में, वैसे मैं रेकमेंड करता हूं कि लाइव में देखिए, नहीं भी देख पाए होंगे दोस्तों तो अभी रिकॉर्डेड देखिएगा, बट देखिएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ आपको बढ़िया काम की चीज़ मिलेगी उसमें। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक कॉम्बैट सेशन में मस्ट टाइप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे तो कीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें ना जितने भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, CS, IT, सभी के लिए होता है। संडे को 60 मिनट का मस्त टाइप से टेस्ट होता है। इस तरह से आप एनरोल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे कोड यूज़ कीजिएगा ST26 और आप फिर मस्त तरीके से इस टेस्ट को दीजिए, मज़ा आएगा आपको इस टेस्ट को देने में। बोलते हैं ना, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। टू अचीव मोर देन व्हाट वी हैव टू बिकम मोर देन व्हाट वी आर। डोंट विश फॉर अ बेटर विंड, विश फॉर अ बेटर सेल। तो हमको ना अपने प्रॉब्लम्स, अपने फियर्स, अपने डर से बड़ा बनना है, ये सारी उसी की जर्नी है दोस्तों। मैं आपको 3 चीज़ों का प्रॉमिस करता हूँ। पहली चीज़, यूट्यूब पे मेरे फ्री वीडियोस आते रहेंगे, अनअकैडमी के ऐप पे मेरे फ्री वीडियोस आते रहेंगे, और इसके अलावा मेरा अनअकैडमी के ऐप के सब्सक्रिप्शन वाला जो पहला बैच है वो फिनिश हुआ है। नेक्स्ट बैच मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा। तो आपने अगर सोचा हो तो अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सुपर तरीके से रेडी रहिएगा, जैसे ही मैं एकदम मस्त धमाकेदार तरीके से बैच लेके आता हूँ दोस्तों। इसमें लाइव क्लासेस रहती हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं, मेरे क्रैश कोर्सेज मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा। मेरा वीकली टेस्ट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ अगर आप उसमें अच्छा करो तो आप चांसेस है नेशनल लेवल पे आप बहुत अच्छा करोगे। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेशन जो होता है बाइलिंगुअल होता है। मैं पर्सनली कहता हूं कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को प्रेफर करें, इसमें आपको मस्त 1-to-1 मेंटोरशिप मिलता है। मैंने यहाँ पे गेट ESE का सैंपल के लगा दिया दोस्तों। आप चाहे तो गेट ESE, बैंक, रेलवे, IIT के लिए, कैट के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, बैंक ऐसे की तैयारी करोगे, आप ये कोड यूज़ कीजिएगा ST26 सैंपल के तौर पे। यहाँ पे देखिए तुरंत आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मस्त मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कीजिएगा, डिस्काउंट अवेल कीजिएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी यही है दोस्तों, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आप ये कोड यूज़ ज़रूर कीजिएगा, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। RBR साहब और उनकी पूरी टीम मस्त तरीके से CSIT वाले बच्चों के लिए नया बैच लेके आ रही है। ना सिर्फ CSIT, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ब्रांचेस के लिए 2022 वालों के लिए, 2023 वालों के लिए, सभी लोगों के लिए नए बैचेस आ रहे हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ों को मिस मत कीजिएगा। इसमें एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कर लीजिएगा ST26, ताकि आपको मस्त एक डिस्काउंट मिले। मैं जो भी चीज़ें, जो मेरे सेशंस होते हैं, स्पेशली जो अनअकैडमी की, जो मेरे फ्री सेशंस होते हैं, आप एक काम कीजिएगा, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और मुझको फॉलो कर सकते हैं आप। तो आपको जो मैं फ्री सेशंस लाता हूँ आपको मस्त तरीके से पता चल जाएगा। हर एक वीडियो, हर एक सेशन को आप मस्त देखिएगा, ठीक है जी। आप जो भी मैंने अभी बोला, ये वाली चीज़ और इस तरह के सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल FT एक्सप्रेस एंड सौरभ सर ऑफिशियल, इन दोनों जगह पे अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है इससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुआ, आपको मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला, तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो देख के हम लोग को भी मस्त लगता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, किस तरह से अंत हुआ श्रीलंका के गृह युद्ध का, इसके ऊपर मुझे बताइएगा इस सेशन में आपको मज़ा आया कि नहीं। इसके अलावा और चीज़ें देखते दोस्तों स्टोरी टेलर के अगले सेशन में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।